रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 19 तारीख है और अभी इस वक्त पाकिस्तान में मंगल की दोपहर है। आज की इम्पोर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तबसरा आपके सामने हाजिर है। आज 3 बड़ी और इम्पोर्टेंट ख़बरें आपके सामने करने जा रहा हूँ। पहली ख़बर आपके सामने जो रखते हैं वो मियाँ आबाद फ़ारूक के नन्हे फूल जैसे बेटे की ख़बर रखते हैं। कल वो शहीद हो गए, फौत हो गए, कल उनको दफनाया गया। एक फूल से बच्चे को कफन के अंदर जब दफनाया जा रहा था तो उनकी जो तस्वीर आई उससे हर वो शख्स जिसके सीने में दिल था उसकी रूह कांप उठी। वो बग़ैर रोए, बग़ैर मैं ये कहूँगा कि बग़ैर अल्लाह के हजूर दुआ किए उस बच्चे के लिए, उस बच्चे के ख़ानदान के लिए कोई शख्स ना रह सका। बद से बदतरीन शख्स को मैं ये कहूँगा सख्त से सख्त दिल रखने वाला शख्स भी जिस तरह अरशद शरीफ की मैयत के ऊपर, उनकी शहादत के ऊपर पूरा पाकिस्तान रोया था, कल हमने देखा नन्हे अमार की शहादत के ऊपर भी, उसकी मौत के ऊपर भी पूरा पाकिस्तान जो है वो रोया। आपको इसका बैकग्राउंड तो पता ही है कि आबाद फ़ारूक अमार छोटे बच्चे के वालिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे। उनको पकड़ा गया 9 मई के वाक़यात के अंदर। उनके घर के ऊपर बहुत ज़्यादा बार बार रेड किए गए। उन रेड्स के अंदर घर के अंदर तोड़ फोड़ की गई, पुलिस आई, हैवी हैंडेडनेस इस्तेमाल की गई, बाप को पकड़ के जेल में डाल दिया, वालदा को, ताया को, दादी को हरासा किया गया, घर में तोड़ फोड़ की गई। उस सब का उस बच्चे के ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ा। वो बच्चा जो है वो नफ्सियाती तौर पर प्रॉब्लम्स आ गई, बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। वहाँ से पुलिस ने ज़बरदस्ती उस बच्चे को डिस्चार्ज करवा दिया गया। मुनासिब उसको तिब्बी इमदाद भी नहीं मिली। वालिद से बच्चा बहुत अटैच था, मिलना चाहता था, वालिद के साथ रहना चाहता था, वो मौका भी बच्चे को नहीं मिला। और इस सारे मामले के अंदर आखिरकार बच्चे की जान चली गई। ये एक दिन के अंदर सब कुछ नहीं हुआ। जब वो बच्चा बीमार था और उसकी तस्वीर हर रोज़ तकरीबन इंटरनेट के ऊपर पिछले दिनों से आ रही थी तो बहुत सारे लोग ये समझते थे, मजाक उड़ाने की कोशिश करते थे कि शायद ये जानबूझकर मियाँ आबाद फ़ारूक को छुड़वाने के लिए, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े ऐसे थे कि शायद उनको छुड़वाने के लिए या हमदर्दी के लिए बच्चे की तस्वीर लगाई जा रही हैं। लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि वो बच्चा वाकई ही वालिद के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था, मानूस था और उसको हर सूरत अपने वालिद को मिलना था, देखना था। और इस सारे मामले के अंदर जहाँ पर एक नन्हे बच्चे की जान गई, वहाँ पर पाकिस्तान का पूरा निज़ाम भी नंगा हो गया। खैर नंगे तो हम पहले ही थे, निज़ाम नाम की चीज़ तो हमारे पास है कोई नहीं पहले ही। ना हमारा अदालती निज़ाम था, ना हमारा कोई कानून का निज़ाम पहले ही मौजूद था। लेकिन ये जो कुछ मियाँ आबाद फ़ारूक के साथ हुआ और नन्हे अमार के साथ हुआ, उसने पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर, पाकिस्तान के कानूनी सिस्टम के ऊपर जो रहे सहे बदन के ऊपर कुछ कपड़े थे वो भी उतार के फेंक दिए। और कल बरहना हुआ पूरे मुल्क का निज़ाम जो है वो नन्हे अमार को जवाब नहीं दे पा रहा था कि उसकी जान किसने ली है। बहरहाल खुदा खुदा करके उसकी मौत पर ही सही, उसके जनाजे पर ही सही, पुलिस ने मियाँ आबाद फ़ारूक जो इस टाइम मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं सोशल मीडिया पर, उसके मुताबिक तो यही है। उनको लाया गया जनाजे के ऊपर और घर वालों से प्रॉपर मिलने भी नहीं दिया गया। जनाजगाह में सीधा जनाजे पे खड़ा किया गया और उनके पीछे खड़ा पुलिस का या इंटेलिजेंस का या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट का जो भी एहलकार था वो उनकी शलवार पकड़ के खड़ा रहा। शलवार के अंदर पीछे से हाथ डाला हुआ था, जहाँ पर अज़ार बंद होता है वहाँ से पकड़ा हुआ था, ताकि अगर वो भागने की कोशिश करे तो उनको उनकी शलवार से पकड़ लिया जाए। इतना ज़्यादा जो सीरियस जुर्म लग रहा था मियाँ आबाद फ़ारूक का कि उनको बेटे के जनाजा पढ़ने के लिए भी जो है वो थोड़ी सी रिलैक्सेशन नहीं दी जा रही थी। उन्हें ये नहीं था कि उनको कोई हथकड़ी लगा के थोड़ा सा हथकड़ी को ढीला छोड़ दिया जाता, उसकी जंजीर लंबी कर दी जाती ताकि वो अपने लोगों से लिपट सकते, मिल सकते, रो सकते, जो उस वक्त कोई भी इंसान करता है जिसको अपनी औलाद का जनाजा दफनाना पड़ता है। लेकिन एक तरफ नन्हा अमार था जिसकी आखिरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, जो इस सिस्टम की जद हो गया, तो दूसरी तरफ मियाँ आबाद फ़ारूक एक लाचार बाप खड़ा था जिसकी पीछे से शलवार पकड़ी गई थी ताकि वो
खुले अपने जिस्म के साथ अपनी अपनी आज़ादी के साथ वो जनाजे की नमाज भी ना पढ़ सके। उसको पीछे से जंजीर डाली गई थी और खींचा गया था। जंजीर का मतलब वो हाथ डाल के शलवार के अंदर उसे खींचा गया था, और ये सब कुछ तमाम लोग वहाँ देख रहे थे। ये सब लोगों के सामने हो रहा था, कोई इसमें छुपी छुपाई बात नहीं थी, बल्कि तमाम लोगों के सामने ये सब कुछ वहाँ पर हो रहा था। इसने, जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे निज़ाम के अंदर जो बदबू है, जो तौफ़न है, जिस गटर के अंदर हम इस निज़ाम के हिसाब से रह रहे हैं, उसको बरहना भी किया, एक्सपोज भी किया। देखते हैं नए आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इसके ऊपर कोई सोमोटो लेते हैं, नहीं लेते, इस पर कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते। ले लेंगे तो अच्छा होगा, सोसाइटी का कुछ भरम रह जाएगा। नहीं लेंगे तो फिर कोई बात नहीं, कोई एक और नन्ना अमार जो है वो इसकी इज़्ज़त में आ जाएगा। बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक और दुख की ये खबर थी। जिस तरीके से जो डेवलपमेंट हुई वो भी बहुत ही दुख देने वाली थी, और हमने पहले भी आपके सामने ये सारा माजरा रखा था और आज भी रख रहे हैं जो कल हुआ, लेकिन बहुत ही दिल इसके ऊपर अफसरदा भी है और परेशानी भी है। दूसरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो है, कल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक लाइव ट्रांसमिशन हुई। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस ने वो ट्रांसमिशन दिखाई, और उसके ऊपर कल हमने वीलॉग के अंदर बात की। लेकिन साथ साथ ये भी बहुत ही बदकिस्मती की बात रही कल कि जिस वक्त ये लाइव ट्रांसमिशन हो रही थी, ऐन उसी दिन इमरान खान के केस की भी समाअत हो रही थी किसी और अदालत के अंदर, और वहाँ पर बजाय उसको लाइव करने की, उसको तो रिकॉर्डेड भी नहीं किया गया, बजाय जिस तरह इधर पूरे फुल कलर्स के अंदर लाइव ट्रांसमिशन थी, वहाँ तो इमरान खान के केसेस को ब्लैक एंड वाइट में भी नहीं दिखाया गया। कहने का मतलब ये है कि वहाँ जज साहब ने कल परसों अगले दिन की तारीख देने के लिए सीधा ही केस अगले हफ्ते के ऊपर नोटिस करके जो है वो बुला लिया गया स्टेट को। अब अगले हफ्ते स्टेट आएगी और वो कहेगी अभी हमें वकील करना है, हमें मौका दें, अभी हमने तैयारी नहीं की। फिर वो एक हफ्ते की तारीख लेंगे। एक तरफ लाइव ट्रांसमिशन हो रही है, एक तरफ पाकिस्तान की अदालतें नए दौर के अंदर दाखिल हो रही हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान को धकेल कर पुराने दौर के अंदर जो है वो पुश किया जा रहा है, और वहाँ उन्हें किसी किस्म का कोई इंसाफ मिलने की तवक्को इस वक्त इमरान खान को नहीं है। तो ये जो ये डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर कल आपके सामने हैं, बहुत ही विविड हैं। नज़र आता है कि एक तरफ काजी साहब ने अच्छी डेवलपमेंट की है, लेकिन उसके साथ साथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं काजी साहब से कि वो ख़वातीन की ज़मानत कब ले रहे हैं। हमारा उनसे ये सवाल है कि क्या वो ख़वातीन की ज़मानत लेंगे या नहीं लेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में ख़वातीन के एहतराम की बात हो रही है। यास्मीन राशिद साहबा हैं, उसके साथ साथ अगर आप देखें तो बहुत सारी और 27 ख़वातीन इस टाइम जेलों के अंदर चक्कियाँ पीस रही हैं जेलों की, और उनकी कोई ज़मानत नहीं ले रहा, उनका कोई नाम लेवा नहीं है इस वक्त। और उम्मीद करते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो ख़वातीन के एहतराम की बात करते हैं, ख़वातीन के राइट्स की बात करते हैं, और कोशिश करते हैं कि वो कानून की और इंसाफ की राइट साइड पर खड़े हों। हमारी उनसे तवक्को है कि वो जल्द अज जल्द ख़वातीन की जो है वो ज़मानत लेंगे, और हमें नज़र आएगा कि कम अज़ कम उनको इंसाफ मिला। इसके साथ साथ हम ये भी तवक्को करते हैं कि जैसे कल सुप्रीम कोर्ट के केस को लाइव किया गया, ऐसे ही 90 दिन के अंदर इलेक्शन के केस को और इमरान खान के जितने भी केसेस हैं उनको लाइव पब्लिक को दिखाया जाएगा, ताकि कम अज़ कम पता तो चले कि इमरान खान ने जुर्म क्या किया है, प्रोसिक्यूशन वहाँ क्या करती है, जजेस वहाँ क्या सवाल करते हैं, जज दिलावर क्या हरकतें करते हैं, इमरान खान के वकील किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं, और अंदर का मामला है क्या। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर इमरान खान के केसेस को भी लाइव ट्रांसमिशन उसकी की जाएगी, ताकि आवाम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी आए। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आज इसके साथ ही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है हमारे सामने, और वो आई है कनाडा से। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर ऑफिशियली हिंदुस्तान को चार्जशीट कर दिया है। हिंदुस्तान की जो एजेंसी रहा है उसको उन्होंने चार्जशीट कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हिंदुस्तान की एजेंसी जो है वो इन्वॉल्व है कनाडा के अंदर कैनेडियन सिटीजन्स के कत्ल के अंदर। माफ़ कीजिएगा, जून के महीने जून 2023 में नजर सिंह एक खालिस्तानी मूवमेंट के जो रूए रवां थे कनाडा के अंदर,
उनको पहले धमकियां दी गई हिंदुस्तान की तरफ से कि वो इस काम से हट जाएं, अपनी इस मूवमेंट से तौबा कर लें, इससे अपने आप को डिस्टेंस कर लें। जब उन्होंने ये ना किया तो उनका कत्ल हो गया कनाडा के अंदर। ये जून 2023 की बात है। इससे पहले 2020 में हिंदुस्तान उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर कर चुके थे, नजर सिंह को। और जाहिर बात है खालिस्तान मूवमेंट के जितने भी लीडरान हैं उनके ऊपर हिंदुस्तान के अंदर मुकदमात बनाए गए हैं। हिंदुस्तान इसी तरह से जैसे आजकल बहुत सारे मुकदमात पाकिस्तान के अंदर भी बनाए गए हैं, बदकिस्मती से हिंदुस्तान के अंदर भी खालिस्तान के जो बहुत सारे लोग हैं उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं और उनको जो है वो कनाडा से कहा जाता है कि उन्हें एक्स्ट्राडाइट करें, वापस भेजें और ताकि हिंदुस्तान उन्हें सजाए मौत दे सके, उनकी जान ले सके। बहरहाल कनाडा की जो वज़ीर है मुतल्लिका, उन्होंने भी पार्लियामेंट के अंदर बताया और प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि नजर सिंह के कत्ल के अंदर जो है वो हिंदुस्तान इन्वॉल्व है। और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ने ये भी बताया कि अभी जब वो G20 के ऊपर गए थे तो वहाँ पर उन्होंने खुल के प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने ये सारा मुद्दा रखा था और प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये बताया था कि कनाडा को बहुत शदीद कंसर्न्स हैं कि उनके सिटीजन्स की ज़िंदगियाँ कनाडा के अंदर महफूज नहीं है और हिंदुस्तानी एजेंसीज जो हैं वो वहाँ उनके ऊपर हमला कर रही हैं या हमला करने में इन्वॉल्व हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक तरफ जहाँ हिंदुस्तान बहुत सारी जो है वो खुशियाँ समेट रहा था, बहुत सारा प्राइड समेट रहा था, वहीं पर मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को जो है ह्यूमिलिएट किया गया था, इंसल्ट किया गया था, स्ट्रैंडेड रहे थे वो 36 घंटे तक अजाफी वक्त वो हिंदुस्तान के अंदर। और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन और नरेंद्र मोदी जब मिले थे एक दूसरे के साथ तो वो भी एक अजीब ही सीन था। नरेंद्र मोदी ने ना तो उनसे सही तरीके से हाथ मिलाया, जब हाथ मिला रहे थे तो नरेंद्र मोदी किसी और तरफ देख रहे थे, और जब उनको आगे चलने को कहा तो वो भी बड़ा ऑफेंसिव उनका बॉडी लैंग्वेज था। और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जो एक ऑफिशियल पिक्चर या ऑफिशियल पोर्ट्रेट रिलीज़ किया गया उसमें भी दोनों बहुत ही ज़्यादा स्टिफ थे, बल्कि नरेंद्र मोदी तो बहुत ही ज़्यादा हेड ऑन क्लोजन वाला मामला था उनका जो बॉडी जेस्चर था उससे, तो बहुत ही स्टिफ मीटिंग थी वो भी। और उसके बाद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने इनकार कर दिया था जो वहाँ ट्रेड की टॉक्स होनी थी उसका कोई भी हिस्सा बनने को। इसी तरीके से हिंदुस्तान ने जो कॉरिडोर बना था सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट और यूरोप और हिंदुस्तान का जो कॉरिडोर वहाँ पर अनाउंस हुआ, जो एक बहुत बड़ी, मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ी हाईलाइट थी G20 की, जिसको सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने उन्होंने खुद से ये अनाउंस किया था और बजाय इसके कि मोदी अनाउंस कर दे, मोहम्मद बिन सलमान ने ये अनाउंसमेंट की थी। और उस कॉरिडोर के अंदर भी उसकी अनाउंसमेंट के दौरान भी, उस तकरीब में भी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। तो बहुत ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट था कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, जिससे ये नज़र आ रहा था कि हिंदुस्तान शदीद दबाव में है और वो वापस दबाव डालना चाहता है कनाडा के ऊपर। और उन्होंने फिर दबाव डालने की डेफिनेटली कोशिश की और उसकी वजह से जो है अब आपको ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट नज़र आ रही है। कनाडा ने जो हिंदुस्तानी एक डिप्लोमेट थे, बेसिकली हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के जो सरबराह कनाडा के अंदर बताए जाते हैं, उनको 5 दिन के अंदर अंदर कनाडा से निकल जाने का हुक्म दिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। कनाडा और हिंदुस्तान के रिलेशनशिप बहुत ही एग्जाम्पलरी थे। अगर आप ये कहें तो माजी में शायद पाकिस्तान और US के रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन जितने अच्छे कनाडा और हिंदुस्तान के रिलेशनशिप रहे हैं उतने अच्छे शायद पाकिस्तान और कनाडा के नहीं रहे। लेकिन इस वक्त बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक डिज़ास्टर है। पाकिस्तान को अगर लोगों को फेंटा फेरने से थोड़ी फुर्सत मिले तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक पाकिस्तान के लिए एक ओपनिंग है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी कुलभूषण यादव जैसे टेररिस्ट जो हैं वो घूमते फिरते रहे हैं आज़ादाना, और हिंदुस्तानी एजेंसी राह के लोगों ने वहाँ पर भी बहुत ऑपरेशन किए हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन टाइम
है कि वो अपना मुकदमा इंटरनेशनली पेश करे, कनाडा का हमनवा बने, क्योंकि कनाडा ने अपना भरपूर मुकदमा जो है वो पेश किया है। नरेंद्र मोदी की जो एक बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रेटजी थी कनाडा की, प्राइम मिनिस्टर कनाडा की तरफ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने उससे दबाव में आने की बजाय डबल डाउन किया है और एक भरपूर जवाब दिया है हिंदुस्तान की एग्रेशन का भी, और एक बहुत बड़ा मैसेज दिया और एक्सपोज करके रख दिया पूरी दुनिया के अंदर इसी कैनेडियन इशू के ऊपर। और जो स्पेशली पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर जजेस क्या यूनिफॉर्म पहनते हैं, और जजेस के जो लोग जजेस को सर्व करते हैं, जो वहाँ हरकारे जिन्हें कहा जाता है, जो केस के लिए आवाज़ लगाते हैं, जजेस की कुर्सियों को आगे पीछे करते हैं, उनकी तनख्वाहें, उनके यूनिफॉर्म क्या हैं, ये पाकिस्तान के अंदर क्या डुअलिटी है, पाकिस्तान की इतनी बड़ी अदालत के अंदर पाकिस्तान के कल्चर और सकाफ़त का क्या मजाक उड़ाया जाता है, इसके ऊपर हमने एक पंजाबी वीलॉग किया है, लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, वो आप देखिए कि पंजाबी में हमने डिस्कस किया है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के अंदर पाकिस्तान के कल्चर का किस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है और क्या ये पूरा सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये आप इस पंजाबी वीलॉग के अंदर सुन सकते हैं। साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।